नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैं आपको पिछले 20 सेशन से आपको मैं मैथ का जो है आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि NTPC में पूछा गया है, आज वो अगला सेशन है। तो आज हम कराएंगे 5/3/2021 को जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज मैं मैथ का एनालिसिस कराऊँगा। इसका आज मैं 15 क्वेश्चन और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, जैसा आपको मालूम है कि हमेशा मैं एक जैसे कि एग्जाम होता है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं 2 डिवाइड करता हूँ। आज 15 क्वेश्चन तो कल 15 क्वेश्चन, और मैं इसको अच्छे से आपको बताऊँगा, तो आप ज़रूर लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जानते होंगे कि यह मैथ सिर्फ NTPC के लिए नहीं है। आप जानते हो कि अगर आप बिहार SSC की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जानते होंगे कि टेक्नीशियन के लिए भी मैथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, चाहे आपका LP हो, टेक्नीशियन हो, सभी जगह जो है यह सब महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि NTPC के लिए एक GK/GS, साथ ही साथ स्पेशल भी आपका GK/GS चलाया जा रहा है। और आप साइंस से रिलेटेड आपको जो है वो आपको LP और टेक्नीशियन और बिहार SSC के लिए ये सारे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और आप जानते होंगे कि एक बात और कि आपको जो है रोज़ सुबह सुबह करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल जो है 20 है। तो यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न हो तो आप देखिएगा, पहले आप ऑप्शन से पुट कीजिएगा, या आप अपने मन से भी देख सकते हैं इसमें कि जैसे 64 का गुणनफल होना चाहिए और प्लस जो है आपका 20 होना चाहिए। मतलब XY इक्वल टू आपका 64 होना चाहिए और X प्लस वाई आपका 20 होना चाहिए। ये ठीक है। तो आप ये देखिए कि पुट कीजिए कि आप क्या रखिएगा X और Y का, जो आपका 64 आ जाए और प्लस करने पर 20 आ जाए। अगर ऐसे हम देखते हैं कि 8 8 64, एक ये हो सकता है, 16 चौके 64 एक ये हो सकता है, या आपका 32 दूनी 64 एक ये हो सकता है। अगर 8 8 64 अगर हम करते हैं तो लेकिन ये तो 64 आ जाएगा, लेकिन प्लस करने पर 16 आता है, जो कि मेरा ये नहीं ठीक बैठता है। 16 चौके 64 अगर करते हैं तो देखिएगा, 16 चौके 64 अगर करेंगे तो 16 + 4 भी करेंगे तो ये मेरा फुलफिल हो जाता है। तब 16 और 4 एगो पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑप्शन से देखा कीजिए, अगर ऑप्शन से देखा कीजिएगा, जैसे यहाँ रेशियो पूछा गया है तो 16/50 है रेशियो में, यहाँ देखिएगा 64 है। अब यहाँ पर ये कटने से रहे नहीं, यहाँ आपके 16/50 ये भी नहीं रहा, तो बचा 2 ऑप्शन। अब यहाँ बोला गया है कि देखिए, यहाँ बोला क्या है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो पहली संख्या आपका बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? तो ये है आपका, क्या है? ये है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। देखिएगा कि 16 और 4 64 होता है, 16 + 4 = 20 होता है। अब ये इक्वल इंटू 64 हो जाएगा और प्लस में 20 आ जाएगा। अब ये इसको रेशियो पूछा है तो 16 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। अब इसको जब काटिएगा तो क्या आ जाएगा? रेशियो आपका 4:1 आ गया। आंसर आपका सेकेंड का 6 का 1 आ गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताया उससे आपका टाइम का बचत होगा और आपका समय जो है वहाँ पर आपको 2 नंबर या 1 नंबर देकर ही आएगा। इतना स्पीड में चला कीजिए ताकि आपका माइंड जो है उसमें अच्छे से कवर कर सके, जल्द से जल्द बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो 5a - 2b = 0 दिया है और 4b - 5c = 0 दिया है। तो c रेशियो a पूछा है। अब इसको बनाते हैं तो पहले इसको लेकर चलते हैं। तो 5a, अब -2b को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2b आ जाएगा। a और b का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आ गया हमारा? 2/5 आ गया। अब दूसरा क्या है आपका? 4b - 5c। 4b को हम यहीं दे देते हैं और 5c को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5c। अब b/c का हमारा क्या आ गया रेशियो? 5/4। क्या आ गया? 5/4। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? a का, यहाँ देखिएगा सब जब इसको बराबर करेंगे तो b हमारा वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो देखिए b हमारा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो b जब बराबर हो जाता है तो इसको आगे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो a का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 2, b का वैल्यू क्या आ गया? 5 और c का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 4। तो हमारा रेशियो क्या बन गया? 2, 5, 4।
अब पूछा क्या है, सी और ए का रेशियो, तो सी कितना है आपका 4 है और ए कितना है आपका 2 है, यहाँ 2 है। अब इसको काटिएगा तो 2:1 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2:1 में। तो सेकंड ऑप्शन 9 का जो है यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैं जो बोलूँगा इसे आप अच्छे से समझिएगा, इसे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या क्या कह रहा है, पहले आप ये समझते जाइएगा। कहता है कक्षा के एक समूह में 6 स्टूडेंट जो है इंग्लिश बोलते हैं, 15 स्टूडेंट जो है हिंदी बोलते हैं और 6 स्टूडेंट जो है बंगाली भाषा बोलते हैं। तो कोई भी आगे बोला है कि कोई भी छात्र जो है कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं तो एक छात्र जो है तीनों भाषाएं भी बोल सकते हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तब देखिए इसको क्या करेंगे हम, पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ 3 भाषा है ना, तो तीनों को आप इस तरह से घेरा बना लीजिएगा, तीनों को मिक्स कर दीजिएगा। कर दिया। अब यहाँ पर जो है पहला घेरा को हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं, दूसरे घेरे को हम हिंदी करते हैं और तीसरे घेरे को हम बंगाली से बी से डिनोट कर देते हैं। अब ई में देखिएगा कि इंग्लिश में देखिएगा कितने स्टूडेंट थे टोटल, तो यहाँ पर 6 थे। अब इसमें कितने हैं, हिंदी में तो 15 है और आपका बंगाली में कितना है, तो आपका है 6 है। कितना है, 6 है। अब यहाँ लिखा था कि एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो यहीं पे एक छात्र हो सकता है ना कि तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, और तो कोई भाषाएं बोलेगा नहीं, तीनों मतलब एक छात्र ही बोल सकते हैं। अब आगे लिखा है कि यहाँ पर लिखा था कि आपका एक कक्षा में सिर्फ 2 छात्र ही भाषाएं बोल सकते हैं। जब 2 छात्र ही कक्षा में भाषा बोल सकते हैं तो तीसरा तो बोल नहीं सकता। मान लेते हैं हम कि आप अपने मन से किसी को भी कोई भी चीज़ मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो जैसे मैंने माना कि इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट ही सिर्फ भाषा बोल सकते हैं। देखिए पहला या दूसरा हो गया, 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो ये 2 सिर्फ भाषाएं बोल सकते हैं। अब जो बंगाली है वो नहीं बोल सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश और बंगाली ले सकते हैं, हिंदी बंगाली ले सकते हैं, इस तरह से आप जो मर्जी है वो ले सकते हैं। जब आप लीजिएगा, जैसे मैंने लिया इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा यहाँ पर बोल सकते हैं, तो 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर बंगाली तो भाषा नहीं बोल सकता, हिंदी बोल सकता लेकिन बंगाली नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि मैं 2 भाषा मैंने लिया था। तो क्या लिया था, इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर है कि हिंदी और बंगाली 2 भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए 0। इंग्लिश और बंगाली 2 भाषा नहीं बोल सकते, तो इसमें भी 0 हो गया, 0। अब देखिए अब क्या किया जाता है कि जैसे टोटल मैंने इंग्लिश में 6 स्टूडेंट था, हिंदी में 15 स्टूडेंट था और बंगाली में 6 स्टूडेंट था, तब इसको क्या करेंगे कि जो घेरा बना हुआ है ना इंग्लिश का, अब इसमें से जो स्टूडेंट पहले ही से बढ़ा चुका है उसको हम टोटल इंग्लिश स्टूडेंट से घटा के लिख देंगे। जैसे कि अब यहाँ 2 और 3 हो गए, तो 3 लोग जब हो गए तो यहाँ से 3 घटा देंगे 6 से, तो कितना बच गया हमारा, तो 3 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। क्या मैंने बोला, जो 3 हो गए, जो ऐसे 3 हो गए जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और 2 ऐसे लोग हो गए जो इंग्लिश और हिंदी तीनों बोलते हैं, और एक ऐसे हो गए जो इंग्लिश हिंदी और जो बंगाली है ये तीनों बोलते हैं। अब ठीक इसी तरह ये जो घेरा है, अब इस घेरा को लीजिए, तो अभी घेरा में 3 थे, अभी 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बंगाली का अगर हम घेरा लेते हैं, ये गोला, तो इसमें देखिए सिर्फ 1 घटाना है हमको। कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो 6 से 1 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको जो है टोटल को सिर्फ इतना ही घेरा को आपको जो है जोड़ देना है, ताकि आपका आंसर आ जाएगा कि कितने छात्र थे। अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ देखिएगा 3 यहाँ से हो गया, 12 यहाँ से हो गया और 5 यहाँ से हो गया। ये तीनों आपने ले लिया पहले अलग से। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा। अब इसे भी ले लीजिए तो टोटल 3 हो गया। अब इसे जोड़िएगा तो 12 3 15, 15 5 20 और 20 3 23, तो टोटल आपके कितने स्टूडेंट हो गए, तो 23 स्टूडेंट हो गए जिसने जो है यह भाग लिया है। कुल स्टूडेंट कितने हो गए, तो 23 स्टूडेंट हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 23 आ गया। ऑप्शन थर्ड जो है 10 आ गया। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये, तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 संख्याओं का एक समूह का औसत जो है 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 दिया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना आसान पूछा जाता है मैं कह नहीं सकता। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि एनटीपीसी जो है आपको इजी टू मॉडरेट पूछता है। क्या पूछता है, इजी टू मॉडरेट पूछता है ऑलवेज। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो सिर्फ आपका मॉडरेट से हाई हो, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन, तो वो हर जगह होता है, लेकिन आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। तब देखिए इसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि 3 संख्या का औसत 29 है,
तब 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 87 आ जाएगा। अब वहीं दो संख्या का औसत कितना हो गया, तो 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 26 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो एक लास्ट बचा हुआ था संख्या है वो निकल जाएगा। घटाइएगा तो 7 में 6 1, 8 में 6 2 गया तो 6, कितना आ गया 61 आ गया। तो ऑप्शन 1 जो है 11 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20 प्रश्नों का माध्य जो है आपका 50 दिया है, लेकिन बाद में यह पता चला कि 13 और 24 की जगह ना 31 और 42 लिख दिया गया, तो सही माध्य निकालना है। जैसे देखिए आपने जो है किसी 20 अक्षरों का जोड़कर जो आपने निकाला है, तो आपका माध्य जो 50 था, तो 50 था तो 20 जो नंबर था आपका, 20 जो नंबर था 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ बोला है कि 13 के और 24 की जगह जानते हैं उसने क्या किया, त्रुटिवश मतलब गलती से उसने 13 को 31 समझ लिया और 24 को 42 समझ लिया, तो एक्स्ट्रा किसने क्या लिख दिया 31 और 42 लिख दिया। जब 31 और 42 लिखा तब देखिए ये ज़्यादा लिखा है ना, तब 1000 से तो कम करना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा लिखा ये देखिए घटाना होगा। तो ये 13 को हम 31 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 18 आ जाएगा। वहीं अगर हम 24 से 42 घटाएंगे कितना आएगा 18 आएगा। टोटल कितना हो गया, तो 36 हो गया। अब 36 को हम क्या करेंगे 1000 से घटा देंगे। जब 1000 से 36 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 964 आएगा। क्या आएगा 964 आएगा। अब 964 मेरा असली नंबर है। अब 964 मेरा असली नंबर है तो टोटल नंबर कितना था, तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 48 और 2, अब 0 से यहाँ पॉइंट, तो 48.2 जो हमारा आंसर आ गया है। तो 14 का 2 आंसर जो है आपका 48.2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि संख्या 27, 54, 13 में से 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का अंतर पूछा है, मतलब जहाँ 2 लिखा है वहाँ से आप आगे 0 समझ जाइएगा, और जहाँ 4 लिखा है वहाँ से आप आगे 0 समझ जाइएगा। मतलब कि यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ 400, और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब यहाँ पे हम 2 लाख करेंगे, कितना है 3 और 2 5 ही हुआ ना, 3 और 2 5 0 हो गया। और आपका यहाँ 4 पर कितना है, तो 4 से 4 2 0 हो गया। अब इसको जो है आपको घटा देना है। जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका ये यहाँ पे 199600, कितना आ जाएगा 199600। तो आपका आंसर थर्ड आ गया, 15 का आ गया ना, बहुत आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आपको रूट फाइंड करना है। क्या कहता है, तो रूट फाइंड करना है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है आप जानते होंगे एक बात कि अगर हम 40 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 1600 आता है। कितना आता है 1600 आता है। तो ये देखिएगा 16000 के आसपास में है, तो मतलब अगर ऑप्शंस अभी हम देख रहे हैं कि लगभग में हम बाद में बताते हैं आपको, पहले ये समझिएगा कि 16000 के आसपास में है। तो 16 मतलब कितना जीरो है यहाँ, 16 2 2 4 जीरो है, तो मतलब 1,60,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे कितना का जीरो हो जाएगा हमारा 400 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 400 का स्क्वायर के कम होगा। ये अच्छे से ध्यान से लेकर चलिएगा। आगे देखिए कि अब यहाँ देखिए 360 लिखा है, 380 है, 370 है, 360 है, यहाँ भी है ना। यहाँ देखिए 70 के आसपास में हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 90, यहाँ उल्टा करते हैं ना, यहाँ हो गया 70 के आसपास में, और ये हो गया आपका 90 के आसपास में, ये हो गया आपका 80 के आसपास में, और ये हो गया आपका 60 के आसपास में। अब हो गया, अब इसको थोड़ा अच्छा से करते हैं तो 37, ये हो गया 39, ये हो गया आपका 80, और ये हो गया 60। अब देखिएगा कि 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर, तो लगभग में लेकर चला कीजिए। जब आप लगभग में लेकर चले कीजिएगा तो लगभग में जब चलिएगा तो देखिए अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ छूट गया, गलती हो गया, अरे यार, हाँ क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, तो 70, 300 आपका यहाँ 90 और 300 यहाँ पे 80 और यहाँ पे 360 लिखा था। तब यहाँ जब देखिएगा तो आपका कितना आता है 37 का स्क्वायर लगभग में आपका 1369 के आसपास में आता है। कितना आता है 1369 के आसपास में आता है। वहीं 38 का देखिएगा तो 1444 आता है। कितना आता है 1444 के आता है। तब ये देखिएगा कि 38 के लगभग में जा रहा है कितना 1444, तो हमारा इसी के आसपास में पीछे आएगा ना, क्योंकि ज़्यादा है ना 142 आ रहा है, यहाँ पे 144 आ रहा है, तो देखिएगा तो इससे कम आएगा। तब इससे लगभग में कम में कौन है, तो आपका ये आंसर है 378। क्या है 378।
अगर विश्वास ना हो तो इसे फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो लंबा प्रोसेस जाएगा, बहुत लंबा। मैं आपको थोड़ा लंबा अच्छे तरीका बताया इसलिए टाइम लगा, लेकिन जब आप बनाने बैठिएगा तो इसको आप लगभग में ले जाइएगा ताकि आपको 5 से 10 सेकंड में ये बनकर ख़त्म हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसे जो है आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है कि आपको मालूम होगा कि अगर 47 के पावर में 7.5 लिखा हुआ है तो ये जो 47 बाई पावर में 3/2 लिखा है तो वो कितना हो जाएगा। तो 47 का 3/2 क्या होता है, तो 1.5 होता है, और डिवाइड था इसलिए मैं नीचे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में तो 47 को हम जो है ऊपर ही रह देते हैं -3 के रूप में ही, और आगे जो है 47 है, आपका रूट जब बदलता है तो क्या चल जाता है पावर में, तो 1/2 चल जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ताकि हमको फाइंड करना है। अब इसको जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेस हमारा जब इक्वल होता है, तब जो बेस हमारा इक्वल होता है तो पावर में जो है वो हमारा जो है प्लस माइनस का चिन्ह बदलता है। तब जैसे कि नीचे ये हमारा बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है हमारा वो माइनस में चल जाएगा, तो -1.5 लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 47। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 47 - 3। अब इसको जब घटाइएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 47 के पावर में 3 बचेगा। क्या बचेगा, 47 के पावर में 3 बचेगा। अब ये जब हमारे पास 47 के पावर में 3 बचा और इधर जो है 47 के पावर में x/2 हुआ। अब ऐसा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब बेस हमारा बराबर हो तो ये जो पावर है ये भी हमारा जो है बराबर हो जाता है। जब बेस बराबर हो, मैंने क्या कहा, जब बेस बराबर होगा तो हमारा पावर भी बराबर हो जाएगा। तो पावर जब बराबर होगा तो 3 = x/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 = x/2 कर देंगे। तो 2 से इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो ऑप्शन 1 जो है 22 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि यदि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल में क्या बोल रहा है, मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। तब देखिएगा जब यहाँ बोल रहा है कि घन है, मतलब आप जानते होंगे कि घन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है। क्या होता है, a³ होता है। मतलब जो भी होगा तो इसका क्यूब में जाएगा। क्या होगा, जब भी हमारा साइड होगा तो उसका क्यूब में जाएगा। तब यहाँ बोल रहा है दोगुना कर दिया जाएगा, मतलब a था अब 2a कर देंगे तो इसका क्यू हो जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा हमारा 8a³ हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया हमारा, 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया। तो ऑप्शन 3 जो है 25 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का HCF 4 है और उसका गुणनफल जो है आपका 48 दिया है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपका जो है इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है तो अब गुणनफल आपका दिया हुआ है कितना 8xy = 48, और आपको जो है HCF भी फाइंड करना है। तो क्या हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन से सलाह कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जल्द से जल्द बनेगा, ये ट्राई कीजिए जल्द से जल्द बनाने का। तो ऑप्शन से चलते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिएगा यहाँ पर 4 8 है। अब 4 8 का LCF जो हमारा 4 तो आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 8 चुके 32 आता है, लेकिन हमारा यहाँ 48 पूछा है। अब यहाँ देखिएगा 4 और 24 है, HCF तो 4 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96 आएगा। तो ये भी प्रोफिल नहीं हो रहा है। अगला है 12 16, इसमें भी आपका जो है HCF 4 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आपका जो है 48 से ज़्यादा आएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 4 और 12। अब 4 12 का HCF आपका 4 तो होगा, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 48, तो मतलब ये जो मेरा है फुलफिल कर गया। तब इसको मेरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 31 का। तो 4 ऑप्शन 4 और 12 जो है हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6000 की धनराशि जो है 3 वर्ष में बढ़कर 7986 हो जाती है, तो ब्याज दर जो है आपको ज्ञात करना है। अब क्या बोला है कि 6000 की कोई राशि थी, वह जो है 7986 तक चली गई, तो जो है आपका ब्याज दर ज्ञात करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए
अगर आप इसे जो फार्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे, CI वो भी है, तो बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्या कीजिए, इसमें भी आप जो है ऑप्शन लेकर चलेगिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में जानते होंगे कि जब 1% उस पर मतलब कि 100 पर 5% आपका लगा तो 105 हो गया, फिर इस पर 5% लगता है, जो बढ़ेगा फिर उस पर 5% लगेगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस में जाता है। तो इस तरह से क्या कीजिए, पहले हम बताते हैं ऑप्शन से चला कीजिए। ऑप्शन से चलने से पहले आप ये इसका जो है आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना हो गया आपका, तो 1986 हो गया। क्या हो गया, 1986 हो गया। अब देखिएगा, अगर हम 20% निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका तो 6,000 का, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1200 आ जाएगा सिर्फ एक ही साल में। जब 1200 एक ही साल में आ रहा है और यहाँ मेरा 3 साल का पूछ रहा है, तो यहाँ 12 या 3600 हो जाएगा। मैं भाई ज़्यादा हो गया, तब तो 20% होगा नहीं। अब आधा लेके चलते हैं 20 का, जब आधा लेके चलते हैं 20 का तो 600 हो जाएगा मेरा 10%। अगला में भी 600 हो जाएगा, अगला में भी मेरा 600 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 60, यहाँ 120, तो कितना होगा ये 1800, 1800 एक 1900, 1980 आ गया। जब 1980 आ गया, अब यहाँ 60 का 10% कितना होगा, तो 6 हो गया, तो 1986 आ गया। मतलब ये जो हमारा फुलफिल कर गया आंसर। क्या हो गया, फुलफिल कर गया मेरा आंसर। तो जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वहाँ पर टाइम जो है बच सके दूसरे क्वेश्चन के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। तो वर्ष के अंत में जो है ब्याज के रूप में उसे कितना मिला, तो 1650 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि आपको ज्ञात करना है। तो आपको तो मालूम नहीं है कि कितना धनराशि है, तो हम क्या करेंगे कि पहला बैंक को हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि उसका जो धनराशि है वो हमारा कितना है, x है। क्या है, x है। तो पहला जो हो गया हमारा 10x से चलता है। क्या है, 10x से चलता है। तो यहाँ पर हम 100 भी हो जाएगा, परसेंटेज से है ना, प्लस 12 दूसरा जो है 12x से चलता है, इसका भी परसेंटेज 100 हो गया। अब ये बराबर कितना दिया है, तो 1650 दिया है। कितना दिया है, 1650 दिया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 22x बटा में 100। क्या आ जाएगा, 22x बटा में 100 इक्वल टू 1650। अब 22 से अगर हम काटेंगे, अगर इसको काटते हैं 22 से, तो कितने बार में कट जाएगा हमारा, ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, तो हम इसको 11 बार में काटते हैं पहले। तो एक बार में 5 बार में 150 हो गया। अब फिर इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। अब यहाँ 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 7500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 7500। मतलब उसने जो है हर सामान को जो है 7500 के धनराशि पर जो उसने बेचा है। तो 7500 आपका आंसर आ गया 41 का। क्या आ गया, 7500। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 मिनट दिन कम लेता है, तो रवि को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए बोला यहाँ पर राजू जो है रवि की तुलना में जो है 3 गुना अधिक कुशल है। जब देखिए जब 3 गुना अधिक कुशल है, इसका मतलब कि ये जो राजू है ये रवि है, तो राजू जो है काम को बहुत जल्दी कर लेगा। क्यों कर लेगा भाई, 3 गुना जब वो कुशल है रवि से तो जल्दी काम कर लेगा ना। वहीं रवि जो है वो बहुत देर तक काम करेगा। तो मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इसका काम की एफिशिएंसी तो हमारा हो गया कि क्षमता हो गया तेज़ी से, लेकिन जब काम करेगा तो ये लेट से काम करेगा। तो इसका रेशियो बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1:3, क्योंकि ये राजू जो है वो जल्दी काम कर देगा, 1 दिन में कर देगा मान लीजिए। तो रवि क्या करेगा, हमारा 3 दिन काम लगेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है, कार्यकुशलता कम है, इसलिए वो ज़्यादा दिन लगाएगा। तो यहाँ बोला है हमारा कि यह जो है कितने दिन में, तो 20 दिन कम काम लेता है। तो 20 दिन कम काम लेता है, मतलब 2 का जो मेरा डिफरेंस हो गया, तो 2 के बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। तो 1 के बराबर क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 और यहाँ 10 आ गया। तब देखिए कि पूछा किसके बारे में, तो रवि जो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो उसने समय कितना लिया, 30 दिन का समय लिया। कितना दिन का, 30 दिन का। और राज कितना लिया, तो राजू कितना लिया, 10 दिन का। तो कितना दिन का समय लिया, 30 दिन का। मैंने क्या बोला एक बार फिर से देखिएगा कि अगर राजू जो है रवि की तुलना में 3 गुना, रवि है यहाँ पे राजू है 3 गुना कार्य कुशल है, मतलब एफिशिएंसी है, मतलब ताकत क्षमता है।
लेकिन राजू जो है काम जब ताकत ज़्यादा है तो जल्दी काम कर लेगा। तब क्या करते हैं, इसका हम चेंज कर देते हैं रेशियो को। तब यहाँ हो गया कि राजू जो है मान लीजिए 1 दिन में काम करता है और रवि जो है हमारा जो है 3 दिन में काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि रवि के पास कार्यकुशलता कम, राजू के पास कार्यकुशलता ज़्यादा, तो जल्दी करता है, ये देर से करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2:2 लिया, तो 2:2 बराबर 20 हो गया, 1 बराबर में हमारा 10 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें तो रवि कितना दिन में काम करेगा? 30 दिन में काम करेगा। कितना दिन में काम करेगा? तो 30 दिन में काम करेगा। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% के लाभ पर हानि पर बेच दिया। तो उसका टोटल हानि या लाभ क्या हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तब देखिए कि उसने क्या किया, 10% लाभ पर बेचा 3 लाख में जो उसने कार खरीदा। तब 10% कितना हो जाएगा उसका? 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 30,000 हो जाएगा। और उसने 1 लाख का जो बाइक खरीदा था 20% हानि पे बेच दिया। 20% हानि पे बेचा मतलब कि 20,000। कितना हो गया? 20,000। तो बचा उसके पास कितना? तो 10,000 का जो उसका जो हो गया प्रॉफिट हो गया। मतलब हानि तो होगा नहीं, जब भी होगा उसके पास लाभ होगा। तो कितने का लाभ हो रहा है? 10,000 का लाभ हो रहा है। तो कितने पर लाभ हो रहा है? तो 3 लाख और 1 4 लाख, मतलब टोटल उसने 4 लाख खर्च किया था ना, तो 4 लाख का है उसने जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये कितना जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो 10, 2, 5 2.5% का जो है उसका लाभ हो गया। कितना हो गया? 2.5% का लाभ हो गया। 49 का 4 ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है 53 नंबर, कि यदि 0.008/x दिया है वहीं इक्वल टू 0.01 दिया है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 0.008 दिया है, बाई हम क्या करेंगे 0.01 कर देंगे, इक्वल टू x कर देंगे। अब यहाँ से 0 उड़ाएंगे तो 2 0 कैंसिल, बचा मेरे पास क्या 8 बचा, 0.1 पहले बच गया। तो क्या आ गया आंसर हमारा 0.8 आ गया। कितना गया? 0.8। 53 का 4 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इसका PDF भी आपको जो है प्रोवाइड वहाँ करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।